Is audio and video clear to you guys? I am good, Abhishek. What about you? I am good, Sumitra. Good evening, Zoya. I am good, everyone. ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है सबको? मुझे एक बार ये बताओ, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? ओके। ओके, सो वेट करते हैं 2 to 3 मिनट्स ताकि बच्चे ज्वाइन कर लें, फिर हम शुरू करेंगे अपना टॉपिक। और गाइस, फैलेसी तो आज हमारा छोटा ही टॉपिक है, खत्म होने वाला है। कुछ अगर जो इसमें पार्ट 1-2 फैलेसी अगर रह जाएगी तो वो जब हम अपनी रिवीजन शुरू करेंगे वहां से क्लियर होगी आपको क्वेश्चंस के थ्रू। जब मैं लॉजिकल रीजनिंग में फैलेसी के क्वेश्चन लेके आऊंगी ना आपके लिए, वहां से क्लियर होंगे ये। जो मेन मेन फैलेसीज है जो इम्पोर्टेंट है वो हम कवर कर लेंगे। आधी हमने उस दिन की थी, आधी हम आज कर लेंगे। आई एम गुड तजीम, वट अबाउट यू? और साथ ही अगर मैं बात करूं तो कल हमारी क्लास 1.5 घंटे की भी हो सकती है, 2 घंटे की भी हो सकती है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कल हमारा टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग में, एक टॉपिक है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो, तो मैं सोच रही हूँ कल उसको कंप्लीट करा दूं। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो मैं चाहती हूँ एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा वो। हाँ, जैसा भी हमें जितना भी टाइम लगेगा, 1.5 आवर लगे, 2 आवर लगे, जैसा भी लगेगा वो कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद हमारे कल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन अगर हमारा हो जाता है पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अगर पूरा हो जाता है तो फिर हमारे सिर्फ 2 टॉपिक रह गए, सिलोलिज्म और वेन डायग्राम, वो हम करेंगे। साथ ही में अगर मैं बात करूं, एक दिन हम करने वाले हैं डायरेक्शन के क्वेश्चंस को रिवाइज और एज प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को रिवाइज, वो मैं एक ही दिन लेके आऊंगी। तो ऑलमोस्ट ये मान लो 4 या 5 दिन की क्लास रह गई, उसके बाद रीजनिंग खत्म। 5 है हमारी, तो 5 क्लास और मिलाऊं मैं तो 10 तारीख तक। तो इसीलिए कल का जो शेड्यूल है वो जरूर सभी बच्चे देख लेना टाइम पर, क्योंकि अगर क्लास 3:30 की रही तो मैं शेड्यूल करके अनाउंसमेंट भी करूंगी, बट आप अपना चेक जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलता। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन कल खत्म करेंगे, तब तक मैं इंट्रो पार्ट करती हूँ, बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर लेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ मंजू कुहार एंड आई एम योर यूजीसी नेट पेपर 1 फैकल्टी। वेलकम टू फिलर फॉर्म ऐप। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको ये 3 हैंडल्स विजिबल हैं जो स्क्रीन पर, ये तीनों हैंडल्स हैं हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप हैंडल। जिसने भी अभी तक इन तीनों हैंडल्स को फॉलो नहीं किया है तो जल्द से जाके फॉलो कर लो, क्योंकि पेपर के रिगार्डिंग जितनी भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। तो इन तीनों हैंडल्स को जरूर फॉलो कर लो, चाहे पेपर है, कोर्स हो गया, यूजीसी के रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन हो गया, पीएचडी के रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन हो गया, तो वो सबसे पहले आपको इन तीनों हैंडल्स पर देखने को मिलेगी, तो इनको जरूर फॉलो कर लो। ठीक है। साथ ही मैं बात करूं तो ये है हमारे दिसंबर के करंट बैचेस जो चल रहे हैं अभी लाइव। एंड नाउ जो हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया था, फैलेसीज। फैलेसीज में हम क्या कर चुके हैं, फैलेसीज होता क्या है,
फिर उसके बाद फैलेसी क्या है, फैलेसी कितने टाइप की है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारी फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, फैलेसी ऑफ डिवीजन और फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, हम ये तीनों भी देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, जटिल प्रश्न की भ्रांति। पिछला क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट है? और जो हमारा डायरेक्शन का भी एक क्वेश्चन है, एक बार मैं ये फैलेसी करा दूं, लास्ट में टाइम बचेगा तो तब मैं वो डायरेक्शन का होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जितना परसों हुआ था हमारा फैलेसी, उसमें अगर किसी को डाउट है तो मुझे बताओ। गुड इवनिंग रविंद्र। काफी कम बच्चों ने ज्वाइन किया है आज। अभी तो बल्कि आप लोगों को लाइव क्लास लेनी चाहिए, क्योंकि डाउट है वो साथ साथ क्लियर हो जाएं, और उसके बाद फिर जब हम अपना रिवीजन सेशन करेंगे तो रिवीजन सेशन भी लाइव क्लास ज्वाइन करने का फायदा है, क्योंकि लाइव क्लास में साथ साथ जो टॉपिक्स है ना वो रिवाइज हो जाते हैं, साथ साथ डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो लाइव क्लासेस ज्वाइन किया करो गाइस। और 4 बजे का जो टाइम है, ऑलमोस्ट जो बच्चे अगर जो स्टूडेंट्स स्कूल कॉलेज वगैरह में भी जाते हैं, या पढ़ाने जाते हैं या खुद पढ़ने जाते हैं, दोनों के लिए ही 4 बजे का टाइम तो सफिशिएंट टाइम है, सब ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी आप लोगों की इतनी कम अटेंडेंस रहती है। गुड इवनिंग पांडे प्रिया। रीजनिंग की जिस दिन क्लास हमारी खत्म हो जाएगी, 5 दिन की क्लास, अभी जो मैंने टॉपिक बताया आपको, 5 दिन के बाद एक डाउट सेशन रखेंगे, और देन उसके बाद हम अपना डीआई शुरू करेंगे। डीआई के बेसिक्स कंप्लीट करके हमारी रिवीजन शुरू है। पांडे प्रिया, कॉलेज में कितने आवर्स डिपेंड करता है। जैसे मैं बीबीए स्टूडेंट्स को जब पढ़ाती थी तो बीबीए स्टूडेंट्स की मेरी क्लास लगती थी 9 से 4 पीएम। क्लासेस तो वहां पे लेक्चर तो 4 ही लगते थे, बट वैसे टोटल 7 लेक्चर्स होते थे। तो 4 लेक्चर्स में लेक्चर देना होता है, 3 लेक्चर्स फ्री होते थे। तो हर कॉलेज का, डिग्री कॉलेज है, मैनेजमेंट कॉलेज है, कौन सा कॉलेज है वो डिपेंड करता है, सबकी अपनी अपनी टाइमिंग्स है। अभी शुरू करेंगे परमदीप, अभी नहीं हुआ है, अभी तो बस सिर्फ पिछला कितना कवर किया है वो देखा है हमने, और साथ ही ये बताया है कि नेक्स्ट 5 डेज तक हम क्या कौन कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। रीजनिंग के रिशु ऑलमोस्ट 6-7 क्वेश्चन आ जाते हैं रीजनिंग के, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन होते हैं लॉजिकल रीजनिंग से, और 2-3 क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग से। बिल्कुल प्रिया, बिल्कुल देना होता है, क्योंकि अगर 7 to 8 आवर्स अगर आपने नहीं दिए तो फिर वो आपकी सैलरी पर आवर के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। क्राइटेरिया होता है सबका। हाँ बट ये होता है, अगर एज कम्पेयर टू मैं स्कूल की बात करूँ तो कॉलेज में ऐसे ना तो कोई हेडक होती है इतनी ज्यादा, ना बच्चों की हेडक होती है, क्योंकि वहां पे तो क्या, अगर किसी को क्लास लेनी है लो, अगर क्लास में एक भी बच्चा है तो भी क्लास में सिलेबस करा के आना है, और क्लास में चाहे 100 बच्चे हैं तो भी सिलेबस करा के आना है। नहीं रेखा, जो डिग्री कॉलेज होते हैं वो 9 से 2 PM भी होते हैं, 1:30 PM भी होते हैं। जो मैनेजमेंट कॉलेजेस होते हैं वो होते हैं 9 to 4 PM। हाँ जी, स्कूलों में तो बहुत ज्यादा बढ़त है एज कम्पेयर टू स्कूल। कॉलेज तो मतलब ये मान लो जन्नत है एक तरीके से, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक दिन सैटरडे ऑफ मिल जाता है, उस दिन अपने सारे जो भी ऑफिशियल काम है वो कर लो, और मंडे टू फ्राइडे तो बिल्कुल बस 4 अपने लेक्चर दो और खाली बैठे रहो, अपना काम करो, पीएचडी का वर्क करो, या वैसे कोई पर्सनल वर्क करना है वो भी कर सकते हो। तो जेआरएफ करने का ये तो फायदा हो जाएगा कि एटलीस्ट कॉलेज ज्वाइन कर लोगे, तो साथ साथ अपनी पीएचडी भी कंप्लीट कर पाओगे, और करियर वाइज भी अच्छा ऑप्शन है।
बिल्कुल रेखा, नेट कर लोगे ना तो अगर गवर्नमेंट में नंबर नहीं पड़ा तो प्राइवेट तो लेगा ही लेगा। प्राइवेट इतने सारे कॉलेजेस है, नेट करने का भी फायदा है। सबका क्राइटेरिया नेट होना चाहिए या पीएचडी होनी चाहिए। तो एटलीस्ट जिस भड़क में अभी हो, एट प्रेजेंट स्कूल्स में जॉब कर रहे हो, वो हट जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। ओके, तो चलो अब शुरू करते हैं। अपनी ये सारी बातें अपने डाउट सेशन में करेंगे। एक बार 4-5 दिन में अपने जो रीजनिंग है उसको खत्म कर देंगे। देन एक दिन रखेंगे डाउट सेशन, उसमें सारी बात करेंगे कि कौन सा क्या अच्छा है, क्या क्या करना चाहिए। ठीक है। बेसिक सैलरी प्रिया जो यूजीसी ने फिक्स कर रखी है वो है 21,700। इतनी तो सबको देनी ही देनी है। अगर कोई एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करता है तो 21,700 फिक्स सैलरी जो यूजीसी ने बेसिक सैलरी डिसाइड की है। देन उसके बाद मीनाक्षी पीएचडी है मेरी कॉमर्स से, मार्केटिंग सब्जेक्ट के अंदर। तो अभी तो बस वही चल रहा है। एक बार ये कंप्लीट हो जाए देन आगे देखते हैं क्या रहता है। हाँ जी, तजीम फैलेसी के क्वेश्चंस भी लेके आऊंगी मैंने वही कहा आपको अभी। नहीं नहीं रेखा, अगर नेट क्लियर है तो कोई रिटर्न पेपर नहीं होता, सिर्फ इंटरव्यू होता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में इंटरव्यू होता है, प्राइवेट कॉलेजेस में भी। तो बस कुछ कॉलेजेस ले लेते हैं और कुछ कॉलेजेस तो वो भी नहीं लेते, सिर्फ डेमो लेते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं। तजीम 16 अक्टूबर से हमारा रिवीजन प्लान शुरू होने जा रहा है। 16 अक्टूबर से लेके और जब तक हमारा लास्ट पेपर है 24 दिसंबर तक, तब तक ये रिवीजन प्लान चलेगा, जिसमें मैं आप लोगों के लिए अलग से भी, अब जैसे मैंने पहले भी बताया था और आज फिर बता रही हूँ, एक दिन होंगे मैथ के क्वेश्चन, एक दिन होंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, और दोनों दिन मतलब डेली होगा डीआई का एक क्वेश्चन। वेरी गुड तजीम। तो फिर तो आप ना एक काम करो, मतलब आपका जो बेस है ना, पेपर 2 का बेस बहुत स्ट्रोंग है। तो बस आपको फोकस करना है पेपर 1 पे। तो पेपर 1 की जो हमारी जो रिवीजन प्लान है उसको फॉलो कर लो और बस उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करके मतलब बिल्कुल पी जाओ। 16 अक्टूबर से शुरू है और 24 दिसंबर तक ये रिवीजन प्लान चलने वाला है। और सिर्फ मैथ्स रीजनिंग का ही नहीं, बाकी के जो भी सब्जेक्ट है पेपर 1 के, जो प्रियंका मैम कराती हैं और जो जीतू सर कराते हैं, उनकी भी वो भी अपनी कराएंगे। जो जिसने जो यूनिट कवर की है वो उन्हीं यूनिट्स की रिवीजन प्लान कराएगा। नहीं रेखा, वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। जैसे दिसंबर में जब ये बैच खत्म हो जाएगा तो जनवरी की, उसके बाद जो जून का पेपर है उसके लिए क्लासेस शुरू होंगी। तो आपका मार्च तक है तो आप मार्च तक की क्लासेस आपको दिखेंगी। ओके गाइस, तो अब शुरू करते हैं। बाकी के अपने क्वेश्चंस डाउट सेशन के अंदर एक दिन रखते हैं, क्योंकि डाउट सेशन एक दिन बीच में रख लेते हैं तो ये हो जाता है आप लोगों के मन में भी जो डाउट है और मेरे भी पास एक दूसरे के साथ ना इंटरेक्शन हो जाता है। क्लास में जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें क्वेश्चन की तरफ ज्यादा ध्यान रहता है। क्वेश्चन भी जो हम अगर कमेंट्स का भी जो भी आंसर होता है वो भी सिर्फ उस टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो ये सारी बातें अपनी काफी चीजें होती हैं, कुछ चीजें आपको पता है, कुछ चीजें मेरे को पता है। तो उस डाउट सेशन के अंदर ऐसे इंटरेक्शन करेंगे ताकि जो नॉलेज है वो शेयर हो सके। जितनी ज्यादा नॉलेज शेयर करते हैं ना उससे वो ज्यादा बढ़ती है। बट प्रिया वो बेसिक सैलरी है, जैसे आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है वहां पे भी इंक्रीज पैसे 45,000 भी कमा रहे लोग। हमारी जो एचओडी है वो 45-47,000 ले रही है। बट फर्क क्या है कॉलेज और स्कूल में, वहां आप 8 के 8 लेक्चर्स और साथ में एक्स्ट्रा भी आपके पास इतना बर्डन है, सीबीएसई का बर्डन, बोर्ड का बर्डन, ये चीजें वो चीजें। कॉलेज में जाओ कुछ भी नहीं है, फ्री के सिर्फ 4 लेक्चर दे रहे हो, वो पैसे मिल रहे हैं, साथ साथ आप अपनी पीएचडी भी कर सकते हो और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। हाँ जी देखा, ये होता है। तो ओके, अब शुरू करते हैं। फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हमारी नेक्स्ट फैलेसी है। इसके बाद में ना 2-3 फैलेसी हैं, इसके बाद कुछ फैलेसीज के कीवर्ड्स लिखवाऊंगी कि उनमें मेन कीवर्ड है क्या, आपको ये चीज देखनी है। ठीक है। तो फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बेसिकली है क्या? फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है कि ऐसी कोई बात जिसमें ऑलरेडी कोई चीज एज्यूम कर ली गई है,
वो बात सच है नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, बस पहले से ही अज्यूम कर ली कि हाँ भाई ये चीज है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, इसको बोला गया है, इस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को बोला गया है ट्रिक क्वेश्चन भी बोला गया है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी बोला गया है, मल्टीपल क्वेश्चन भी बोला गया है और प्लूरियम इंटेरोगेटिव बोला गया है और साथ साथ इसको प्री सपोजिशन। प्री सपोजिशन का मतलब क्या है, कोई चीज हमको ऑलरेडी बोली गई है लेकिन उसके बाद भी हमने क्या कर दी, उसमें नई चीज ऐड कर दी, अपनी नई अजम्पशन ऐड कर दी। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है इसने यहाँ पे, इज मैरी वियरिंग अ ब्लू, ऑलरेडी एक आ चुका है, साथ में एक और ऐड कर दी, और अ रेड ड्रेस। अज्यूम करके अगला क्वेश्चन बना दिया गया। हमने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया कि उसकी ड्रेस का कलर रेड या ब्लू ही होगा, जरूरी थोड़ी है रेड या ब्लू ही होगा, कोई और कलर भी हो सकता है, लेकिन हमने पहले ही अज्यूम कर लिया या तो रेड होगा या ब्लू होगा। तो दिस इज कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, जब हम क्या कर लेते हैं, अपने आप से चीजों को एज्यूम कर लेते हैं कि या तो ये होगा और या ये होगा, इससे बाहर हम जाते नहीं है, क्या पता इन दोनों में से कोई भी ना हो, जरूरी थोड़ी है यही दोनों ड्रेस हो, क्योंकि अगर हमने उसकी एग्जैक्ट ड्रेस नहीं देखी, एग्जैक्ट कलर हमें नहीं पता, बिल्कुल जहां जहां बिना देखे ही सोच लेना, हमें नहीं पता उसकी एक्चुअल ड्रेस है, क्योंकि अगर मैं पता होती तो मैं पता होता उसका एग्जैक्ट कलर क्या है, लेकिन यहाँ पे हमने उसकी ड्रेस नहीं देखी, उसके बाद बिना देखे भी हम एज्यूम करें, जैसे किसी की शादी होती है, ठीक है, जब शादी होती है तो हम तब पूछते हैं, जो ब्राइड होती है उसको बोलते हैं लहंगे कौन से कलर का लिया, रेड लिया या पिंक लिया, भाई जरूरी है, क्या पता उसका ना तो रेड हो ना पिंक हो, उसने कोई और कलर लिया हो। तो ऑलरेडी प्री एजम्पशन अपने माइंड में लेके चलना, ऐसा क्वेश्चन पूछना जिसमें खुद की अपनी दोनों एजम्पशन ऐड कर दी कि इससे तीसरा आंसर तो कोई सामने वाला बंदा देगा ही नहीं। अब उसने क्वेश्चन ये पूछा है, इज मैरी वियरिंग अ ब्लू और रेड ड्रेस, की क्या वो ब्लू पहन रेड ड्रेस पहन रखी है उसने, मतलब यहाँ पे उसने उसको दो ऑप्शन दे दिए कि आपको सिर्फ इन दो ऑप्शन में से ही एक आंसर बताना है, कोई तीसरा आंसर नहीं देना है। बिल्कुल, दिस इज फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। क्लियर है सबको फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होती क्या है, फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन? यस, ऑलरेडी हमने सामने वाले को आंसर देने के लिए क्या कर दिया, उसको एक तरीके से बाउंड कर दिया कि यही आंसर दो, इसी में से एक दो जो हमने पूछा है। बिल्कुल जया, मैं बता देती हूँ, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को, जिसको हम ट्रिक क्वेश्चन भी बोलते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन भी बोलते हैं, प्लूरियम इंटेरोगेटिनम भी बोलते हैं, इसमें क्या है, जब हम किसी चीज को ऑलरेडी प्री सपोज कर लेते हैं, प्री एज्यूम कर लेते हैं, जैसे अगर हम किसी ब्राइड को बोलते हैं कि अब इसकी शादी होने वाली है, तो हम ऑलरेडी ये सोच लेते हैं हम कि या तो उसने रेड लहंगा लिया होगा या उसने पिंक लहंगा लिया होगा, तो हमने उसको खुद ही एज्यूम कर लिया और खुद ही उससे पूछ रहे हैं कि आप रेड लहंगा पहनने वाले हो या ब्लू पिंक लहंगा पहनने वाले हो। तो यहाँ पे तो क्या पता उसके पास रेड भी ना हो और पिंक भी ना, उसने कोई और ही कलर चूज किया हो, लेकिन हमने अपनी तरफ से एज्यूम करके उसको दो ऑप्शन दे दिए कि इन्हीं में से एक चूज कर। तो जब प्री सपोजिशन प्री एजम्पशन की वजह से जो प्रॉब्लम जो फैलेसी आती है उसको बोला जाता है फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। उसको ऐसे क्वेश्चन में अटका दिया कि इन्हीं दो में से आंसर दे, तीसरा देना ही नहीं। अब उसके पास ना ब्लू ड्रेस और ना रेड ड्रेस हो, तो इसका मतलब वो आंसर ही ना दे, वो तो अटक के खड़ी होगी। हमने अपने एजम्पशन से क्या कर दिया, सामने वाले को बाउंड कर दिया, उसको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में क्या कर दिया, घुमा दिया। क्लियर है सबको? बिल्कुल, जैसे पेपर के अंदर ही आते हैं, सही बात है, पेपर अपना लो, पेपर में हमें चार ऑप्शन दे देता है, बहुत बार क्या होता है, हम उसका क्वेश्चन निकालते हैं और चारों में से एक भी ऑप्शन नहीं आता हमारा, हमारा इतना दिमाग घूमता है,
कि भाई पक्का क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्वेश्चन में गड़बड़ है, लेकिन वहां पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हमें उन चारों में से एक चूज करके ही करके आना होता है। दैट इज कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है हमारी फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन क्या है? फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन है कि जब सेम वर्ड की वजह से प्रॉब्लम अराइज होती है, कोई फैलेसी अराइज होती है, उसको बोला जाता है फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। जैसे यहां देखो एक एग्जांपल दे रखा है, गॉड क्या बोलते हैं, 1 मिलियन ईयर्स टू मी इज अ सेकेंड, मेरे लिए 1 मिलियन मतलब 1 मिलियन जो साल हैं वो मेरे लिए एक सेकंड के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड का कंपैरिजन गॉड ने किससे किया है? 1 मिलियन ईयर से किया है। उसके बाद मैन क्या बोलता है, व्हाट अबाउट $1 मिलियन माय लॉर्ड, तो वो कहता है $1 मिलियन क्या होते हैं? तो गॉड बोलते हैं अ पेनी। तो यहाँ पे $1 मिलियन का कंपैरिजन किससे किया है? एक पेनी से किया है उन्होंने। उसके बाद मैन बोलता है मे माय लॉर्ड गिव मी अ पेनी, तो वो बोलता है कि मेरे को एक पेनी दे दो। तो गॉड कहते हैं नो प्रॉब्लम जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे देखो सेम वर्ड को अलग अलग क्या किया गया है, अलग अलग तरीके से उसका मीनिंग लिया गया है। एक बार सेकंड का कंपेयर किया है 1 मिलियन ईयर से, फिर यहाँ पे सेकंड का जो कंपेयर है नीचे वो किया है कि रुको अभी करता हूं। बिल्कुल सेम वर्ड डिफरेंट मीनिंग की वजह से जो प्रॉब्लम अराइज होती है। दीक्षा, जो डायरेक्शन की बेसिक्स थे वो हमारे हो चुके हैं। अभी आप क्लास में शायद आपने लेट ज्वाइन किया है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। हमारा फेलेसी का पार्ट 2 रहता था, वही करना था बेसिकली हमें, बट बीच में ज्योग्राफी की क्लास हो गई तो कंटेंट हमारे पास प्रॉपर नहीं था, तो हमने डायरेक्शन बीच में किया था। डायरेक्शन का बेसिक हमारा हो चुका है। इसके बाद हिंदी की स्लाइड ये लो। इसके बाद फेलेसी का पार्ट 2 आज फेलेसी खत्म कर देंगे। कल हम करने वाले हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। उसके बाद हम डायरेक्शन के क्वेश्चंस को करेंगे। डायरेक्शन की क्लास होगी जिसमें बेसिक हो चुके हैं, वहां पे हम पीवाईक्यूज वाले क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं और हमने जो अपना बेसिक किया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे। ठीक है, डायरेक्शन के बाद हमारे 2 टॉपिक रह गए, फिर वेन और सिलोलिज्म। ऐसे करके हमारी 5 क्लासेस बनेंगी रीजनिंग की, और देन रीजनिंग खत्म। जिस दिन डायरेक्शन की क्लास होगी उसी दिन एज प्रॉब्लम के क्वेश्चंस जो रीजनिंग के अंदर आते हैं उनको भी हम देखेंगे। तो ये लास्ट की जो 4-5 क्लासेस रहती हैं रीजनिंग की, इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सिलोलिज्म अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता है, तो इनको जरूर देखना। वेन डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। डीआई क्लास प्रिया होगी हमारी, जैसा हमने पहले बताया था। 12 अक्टूबर से हम डीआई शुरू करने वाले हैं। 12 अक्टूबर, 13, 14 एंड 15, 4 दिन में डीआई के जो बेसिक्स होते हैं, 4-5 टाइप के डीआई पूछे जाते हैं, पाई चार्ट की फॉर्म में, बार ग्राफ की फॉर्म में, हिस्टोग्राम की फॉर्म में, तो उन सभी को देखेंगे और उनके जो बेसिक्स हैं वो देखेंगे कि उसमें रेशो वाले क्वेश्चंस आते हैं, परसेंटेज वाले क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस वाले आते हैं। तो 4 दिन में अपना बेसिक जो डीआई का कंप्लीट करके 16 से हमारी रिवीजन शुरू हो जाएगी, जिसमें डेली का एक डीआई करेंगे। बेसिक्स करने के बाद फिर तो रिवीजन है डेली। अगर आपने एक डीआई भी मेरे साथ भी सोल्व कर लिया ना, एनफ है, फिर जरूरत नहीं है आपको पीछे से भी डीआई को टाइम देने के लिए। रीजनिंग खुद ही एक यूनिट है, उसके अंदर टॉपिक रह गए हमारे 5-4 टॉपिक रह गए जो मैंने अभी आपको बताया रीशु। एक तो है हमारा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, एक है हमारा एज प्रॉब्लम, और डायरेक्शन एक ही दिन करा दूंगी मैं वो, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन वाइज उसको क्लियर करा दूंगी। देन हमारा वेन डायग्राम, उसमें भी बेसिकली तो क्वेश्चन ही होंगे, और फिर है हमारा सिलोलिज्म। तो टॉपिक्स ये टॉपिक रहते हैं जो नेक्स्ट 5 डेज में खत्म हो जाएंगे।
12 अक्टूबर से, जैसा हमने डिसाइड किया था 12 अक्टूबर से अपनी डीआई करेंगे। हाँ जी, तज़ीम हेतु भी होता है, वो हम कल वाली ही क्लास में कंप्लीट कर देंगे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में, क्योंकि मैंने कल बताया है, कल मैं 2 घंटे की क्लास लेने वाली हूँ। हाँ जी चंपा, डेली तभी मैं कह रही हूँ, मैथ्स रीजनिंग डीआई की जो हम 1 घंटे के अंदर प्रैक्टिस करेंगे ना, आपके लिए एनफ टाइम है। वो 1 घंटा दे दो इन तीनों सब्जेक्ट को, उसके बाद बाकी के 23 घंटे में अपना पेपर 2 के सब्जेक्ट पे ध्यान दो, पेपर 1 के बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान दो। उतनी भी रिवीजन कर लो, एनफ है। रीजनिंग और डीआई के लिए तो बहुत ही एनफ है, और जिसका मैथ अच्छा है उसके लिए भी एनफ है, लेकिन जिसका मैथ वीक है उसको थोड़ी सी और प्रैक्टिस की जरूरत है, वो अपना टाइम निकाल लेना। बट रीजनिंग और डीआई के लिए तो मैं कहूंगी, उतना भी आपने डेली भी एक क्वेश्चन मेरे साथ डीआई का निकाल लिया, तो जितने दिन हमारी क्लास होगी डेली एक क्वेश्चन, डेली उस लाइव को जरूर करना। रीशु प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है 16 अक्टूबर से। 16 अक्टूबर पे ऐप पे होगी या यूट्यूब पे होगी, वो आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि 3 दिन यूट्यूब पे होगी, 3 दिन ऐप पर होगी। जैसा भी होगा आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, 1 दिन पहले आपको पता चल जाएगा, और टाइमिंग भी आपको पता चल जाएंगी। तज़ीम हेतु जो टॉपिक है वो भी मैं कल करा दूंगी, कल लॉजिकल रीजनिंग को मैं खत्म करा दूंगी। ठीक है, अब सबके डाउट क्लियर हैं? और मेरे को ये बताओ, फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन क्लियर है सबको? बिल्कुल पूजा, जब एक ही वर्ड के डिफरेंट मीनिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम अराइज होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, उसको बोला जाता है फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन होता है जब सेम वर्ड का डिफरेंट मीनिंग की वजह से जो फैलेसी अराइज होती है। जैसे हमने बात की थी कि जब एक शब्द के दो अर्थ हों, जब एक वर्ड के दो मीनिंग हो, तो वहां पे कंक्लूजन गलत निकलेगा ही निकलेगा, मतलब क्योंकि दोनों बार क्या है, अलग अलग मीनिंग वो यूज कर रहा है। जो हमने अपनी इनफॉर्मल जो हमारी फैलेसी थी उसमें किया था कि अगर एक ही वर्ड के डिफरेंट मीनिंग अगर वो प्रेमिसेस के अंदर ले रहा है, तो क्वेश्चन गलत, कंक्लूजन गलत होगा ही होगा। ठीक है, तो ये वही वाली फैलेसी है। फैलेसी वाला टॉपिक तजीम, ओके चंपा। क्वेश्चन मेघा कैसे आएंगे क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे? मैं ना अभी आपको एक फैलेसी और रहती है जो मेन है, उसके बाद मैं आपको ना कुछ फैलेसी हैं जिसके कीवर्ड्स बताऊंगी, वो कीवर्ड्स आपको पेपर में दिखेंगे। ओके तजीम, ठीक है, वो कीवर्ड्स देख के आपको पहचानना है क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, इसमें स्ट्रक्चर में गड़बड़ी होगी। ऐसे एग्जाम्पल दे रखा होगा आपको, जैसे मैं यहाँ पे देखो, ये एग्जाम्पल आ गया, ये बोर्ड वाला, ऐसे पेपर आ जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कौन सी ऑप्शन में 4 फैलेसी दी होंगी, और पूछेगा कौन सी फैलेसी अराइज हो रही है। तो यहाँ देखो गड़बड़ी किसकी वजह से हो रही है, एक सेम वर्ड की वजह से, सेम वर्ड का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग निकाला गया है यहाँ पे। तो ऐसे आएगी पेपर में क्वेश्चंस। बाकी जब रिवीजन क्लास चलेगी उसमें मैं क्वेश्चन लेके आऊंगी आप लोगों के लिए, एक दिन लेके आऊंगी स्कूल ऑफ थॉट्स पे, सिर्फ पूरी क्लास में स्कूल ऑफ थॉट्स के क्वेश्चन। दूसरा होगा फिर उसके जैसे जैसे हमने टॉपिक किए थे प्रमाणास के ऊपर, फिर फैलेसी के ऊपर, फिर स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के ऊपर। बाकी सब बताओ, वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? इट्स ओके सुनील। सुनील हम कर रहे हैं फैलेसी पार्ट 2। कल की क्लास कोई भी बच्चा मिस मत करना, शेड्यूल अपना चेक करते रहना। 3:30 का टाइम है या 4 PM का, क्योंकि कल मैं कराने वाली हूँ हेतु वाला टॉपिक, और साथ ही साथ स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पेपर में।
पूजा आपके में ही प्रॉब्लम है, मेरी तरफ से क्लियर है, बाकी सबके में भी क्लियर है। आप एक बार दोबारा क्या करो, अपने फोन को रीस्टार्ट कर लो और देन ज्वाइन करो क्लास। हिंदी स्लाइड भी ये रही, ये रही। इसमें कौन सी फैलेसी गलत होगी? इसमें होगी अगर यहाँ पे फॉर्मल होता तो वो नहीं होती, क्योंकि फॉर्मल तो है ये, तो यहाँ पे वो गलत हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन में फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन या फिर अगर इनफॉर्मल, दोनों में से एक आएगी तो वो आपको चूज करनी है। क्लासेस अपलोड नहीं हो रही है क्या दीक्षा? ओके, तो 3:30 कर लेंगे हम। मेरे को ये बताओ, क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोगों को नहीं मिल रही हैं क्या? लास्ट रिकॉर्डेड क्लास जो हमारी है वो कौन सी है? गाइस देखो, जो बिल्कुल मोहम्मद, वेरी गुड। कौन सा मैसेज देखना है पूजा, एक सेकंड। पूजा हमारी तरफ से क्लियर है, आपकी तरफ से नहीं है। ओके मेघा, ओके अंकित, जो कुछ क्लासेस है ना, जो ये रिकॉर्डेड सेशन है ये अपलोड करती है हमारी टीम। ये हम, हमारे हाथ में, टीचर के किसी के भी हाथ में नहीं है, क्योंकि हमारा काम है, सब अपना अलग अलग स्टेट से हैं, हमारा काम है क्लास देना। देन उसके बाद जो रिकॉर्डेड सेशन है उसको अपलोड करना, वो काम होता है जीतू सर का, और जो टीम होती है हमारी, जो हमारी राजस्थान में टीम है उनका। तो मैं भी बोलूंगी, और आप भी, जिसको भी अगर रिकॉर्डेड क्लास में या क्लास प्लस में कोई प्रॉब्लम आए, तो आपको जो ये नंबर नीचे शो होता है 8209837844, आप इस पे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम शेयर किया करो। सुनील प्रभा, कल हमारी क्लास ही नहीं हुई थी। रीशु, बट हमें चाहिए 2 घंटे, फिर अगर मैं 4 से 5 और 5 से 6 लूंगी तो 5 बजे फिर आप बोलते हो आधे बच्चों की क्लास होती है। ओके दीक्षा, आज मैं भी बोल लूंगी। यस दीक्षा, आई एम टेकिंग रेगुलर क्लासेस, बट अगर किसी दिन कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको मैं इन्फॉर्म करती हूँ आप लोगों को। और अभी तो हमारी सिर्फ एक कल क्लास नहीं हुई, बाकी तो हमारी रेगुलर क्लासेस चली हैं। हिंदी स्लाइड देख लो भाई, हिंदी स्लाइड देख लो। चंद्रकांत, फेलिसी के कुछ कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी हमने इसमें एग्जाम्पल दे रखा था, ऐसे एग्जाम्पल होगा। और इसके टेंशन मत लो, अभी बस आप ये देख लो फेलिसी होती क्या है वो समझ लो, क्वेश्चन कैसे आएंगे, बिल्कुल आप लोगों को सारी चीजें कराई जाएंगी। जस्ट डोंट टेक टेंशन। गाइस मेरे को 2 घंटे का टाइम चाहिए पूजा, क्योंकि मेरे को कल लॉजिकल रीजनिंग खत्म करानी है, केतु वाला टॉपिक है और एक स्क्वायर ऑफ अपोजिशन वाला टॉपिक है। एक दिन आप लोग एडजस्ट कर लो, क्योंकि वो टॉपिक ऐसा है फिर ब्रेक हो जाती है ना क्लास, 1 घंटा पहले दिख कर आया, अगला 1 घंटा, क्योंकि ये टॉपिक है थोड़ा थ्योरी वाला, वो थोड़ा एक साथ करेंगे तो जल्दी अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि जब क्लासेस ब्रेक हो जाती हैं एक दिन, जैसे फेलिसी का भी देख लो, वो इंटरेस्ट नहीं बन रहा जो उस दिन बन गया था। तो थ्योरी को जब एक ही दिन खत्म करते हैं ना, तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट बनता है, ज्यादा अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी। तो इसलिए एक दिन की बात है, एडजस्ट कर लो। ओके, तो 3 to 5 फाइनल करते हैं। नेक्स्ट देखो, स्लिपरी स्लोप, हमारी फेलेसी है एक स्लिपरी स्लोप, जिसमें क्या बोला गया है। स्लिपरी स्लोप बेसिकली होता क्या है, जब हम एक चेन के थ्रू, यहां बताती हूँ, जब हम चेन के थ्रू कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। जैसे एक एग्जांपल लूं, इसको मैं एग्जांपल से आपको अच्छे से समझाऊंगी स्लिपरी स्लोप को।
जैसे अगर हमें कंक्लूजन पे पहुंचना है कि हमें रेप केसेस को खत्म करना है इंडिया के अंदर, तो इसको ये है आपका कंक्लूजन, निष्कर्ष आपको यहाँ पहुंचना है। तो क्या क्या चीजें करोगे आप कि आप इस पॉइंट तक पहुंच जाओ? गाइस अभी टाइम को छोड़ दो, अभी यहाँ देखो ये इंपॉर्टेंट है, स्लिपरी स्लोप हमारी, जिसको हिंदी में फिसलन ढलान तर्क। इसमें क्या है, हम क्या करते हैं, चेन के थ्रू कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। चेन के थ्रू, अब बताओ, अगर मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, इसका आंसर आप सब मुझे दोगे, अगर हमें रेप केसेस खत्म करने हैं इंडिया के अंदर तो हमें क्या क्या करना चाहिए? तजीम, क्योंकि जो इसमें ना दो क्लासेस चलती हैं, ज्योग्राफी वाली भी क्लासेस होती हैं और फिर हमारी भी होती हैं, पेपर वन की भी। तो जो लैपटॉप है ना वो स्क्रीन नहीं उठा पा रहा, क्योंकि सॉफ्टवेयर जिससे हम क्लासेस रिकॉर्ड करते हैं वो बहुत हैवी है। तो ये उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है कि जो कैमरा हम यूज करते हैं वो स्क्रीन नहीं उठा पा रहा। अगर वो स्क्रीन उठाएगा तो फिर आपकी क्लास नहीं होगी, क्लासेस हैंग हो जाता है और स्टक ऑफ हो जाता है। तो इसलिए फिर हमने कैमरा को भी कुछ दिन साइड में रखा है ताकि क्लासेस पे कोई इफेक्ट ना आए। बिल्कुल, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम उन्हें एजुकेशन देंगे, सेक्स एजुकेशन देंगे, जिससे क्या है, उनको उस बारे में नॉलेज मिलेगी कि एक्चुअली ये चीज होती क्या है। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर इस क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है, लोगों के पास इस वो मतलब इतना टॉपिक समझते हैं कि इसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता, और जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो शेयर नहीं करते और वो फिर क्राइम बढ़ते हैं। तो अगर हम उनको प्रॉपर नॉलेज दें इसके बारे में कि एक्चुअली ये चीज होती क्या है, इसको इतना हवा बना रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो जब ये एजुकेशन कंपलसरी हो जाएगी तो इससे क्या होगा, हमारा जो क्राइम रेट है एक तो वो भी कम होगा। ठीक है, उसके बाद जब हमने एजुकेशन कंपलसरी कर दी, सबको पता है इन सब चीजों के बारे में, तो ये क्या हो जाएगी, एक नॉर्मल चीज हो जाएगी। बिल्कुल अंकित, जब ये चीज नॉर्मल हो जाए, जैसे बाकी चीजें हमारे लिए नॉर्मल हो गई हैं तो लोग उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते। जब ये चीज भी अगर जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं अपने कंपैरिजन में बाहर की कंट्रीज की बात करूं तो वहां पे ये चीज इतनी नहीं है। उनको ये लोग इस चीज को इतनी इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है, जिससे वहां पे बहुत ज्यादा मतलब इन चीजों को, वहां पे गर्ल्स भी सेफ हैं, रात को भी निकल सकती हैं। यहाँ पे एजुकेशन इन लोगों को पता ही नहीं, बस उनके लिए तो बस एक तरीके से उनको बस ये जिस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है तो जिस बोलते हैं ना कि हाँ एक ने किया तो मुझे भी वो चीज करके देखनी है, तो अपने इंडिया में बस वो वाली चीजें हैं। तो जब तक उस चीज को हम एजुकेशन के थ्रू शुरू से स्टार्टिंग से बच्चों को वो चीज समझाएंगे कि ये चीज ये होती है, ऐसी होती है, दिस इज प्रोसेस ऑफ लाइफ, इसको मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस और मैटर मत दो अपनी लाइफ के अंदर कि आप अपनी लाइफ को ही खत्म कर रहे हो सिर्फ एक इस चीज के पीछे। तो वो एजुकेशन दो, जिससे क्राइम रेट भी कम होगा। और अगर ये हो गया तो डायरेक्ट रेप केसेस कम हो जाएंगे। फिर आता है अपने वे सेकंड पॉइंट की, वो तो तब की है कि हो जाए केस खत्म, रेप हो चुका है तब हम लेके आते हैं कि भाई लॉ लेके आओ, वो तो बाद की बात है कि लॉ लेके आ रहे हैं हम, स्ट्रिक्ट रूल्स लेके आओ। सबसे पहली बात तो अगर अपने इंडिया की बात करो तो रूल्स वगैरह लॉज वगैरह स्ट्रिक्ट है ही नहीं। यस बिल्कुल, हम उनको अवेयरनेस प्रोग्राम्स दे सकते हैं। साथ ही साथ हम उनको कि अगर ये चीज आप करोगे तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी। जैसे चोर पुलिस के बारे में, चोर के बारे में शुरू से बताते हैं कि अगर आप चोरी करोगे तो आपके साथ ये होता है।
तो ऐसे ही इसके बारे में भी बच्चों को शुरू से नॉलेज मिलनी चाहिए कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो, ये करते हो, तो आपके साथ ऐसा हो सकता है, जिससे पहले इनके माइंड में वो इन सब चीजों से दूर रहेंगे। जब शुरू के जो इन्फेंट माइंड होता है उसको पकड़ेंगे ना, तब जाके जो चीजें हैं, जो सिस्टम है, वो सुधरेगा। होते हैं बट नॉट एज कंपेयर टू आर कंट्री, क्योंकि अगर मैं बात करूं ना, कुछ तो ऐसे केसेस हैं जो उठाए ही नहीं जाते, उनको खुद पेरेंट्स या आसपास के लोग ही दबा देते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। वहां तो चोरी को भी फांसी की सजा दी जाती है। और एक अभी मैंने ना रिसेंट केस देखा था, किसी ने ना अपने कजन को मतलब कजन का मर्डर कर दिया। तो जिस तरीके से उसने कजन को मारा है ना, सेम उसी तरीके से उसी रात उसको भी मार दिया। इससे क्या पड़ा, एक इम्पैक्ट पड़ा ना, कि आज ही उसने प्रूफ हो गया कि इसने अपने कजन को मारा है और गोली मारी है। सेम उसी तरीके से सबके सामने जो वहां कंट्री है, उसने उस लड़के को गोली मार दी। वहीं पे उसने जहां पे अपने कजन को मारी थी, वहीं सेम उसी जगह। तो इससे एक तो ये भी है कि जो खुद करोगे, दूसरों के साथ करोगे, अपने ऊपर भी आएगा। और बाकी लोगों को भी सबक मिल गया। बिल्कुल। तो दिस इज स्लिपरी स्लोप, कि हमें क्या करना है, एक फिसलन ढलान होनी चाहिए, मतलब एक चेन होनी चाहिए, और उस चेन को पकड़कर हम क्या करते जाएंगे, कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे। दिस इज इसको आप फेलेसी नहीं बोलोगे, एक तरीके से इसको एक आर्ग्यूमेंट बोलोगे, कि बेसिकली आएगा कि व्हाट इज स्लिपरी स्लोप, या फिर पॉइंट होगा। तो स्लिपरी स्लोप है हमारा वो तर्क है जिसमें हम क्या करते हैं, चेन के थ्रू, चेन सिस्टम के थ्रू हम अपने फाइनल कंक्लूजन और निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। एक चेन बना के चलते हैं। और वो चेन जरूरी नहीं है सिर्फ 2 ही स्टेप की हो, 3 की, 4 की, 5 की, कैसे भी हो सकती है। नहीं दिशा वाला जो टॉपिक है अंकिता, उसका हम बेसिक कर चुके हैं। मैंने उसी दिन आपको बताया था कि बेसिक हो चुका है। आज हम जो हमारा फेलेसी पार्ट 2 है वो कर रहे हैं। स्लिपरी स्लोप क्लियर है सबको? एंड गाइस, मेरे को आप लोगों से एक बात और शेयर करनी है। कोई भी किसी भी बच्चे के साथ, अगर किसी के पास मेरा नंबर है, तो उसको शेयर नहीं करेगा। अगर किसी के पास है तो उसे अपने तक रखिए। चाहे कोई आपसे मांगे तो भी आपको नहीं देना है। आपको बस एक बात रखनी है कि मेरे पास नहीं है। नहीं अंकिता, कल क्लास नहीं हुई थी। अब देखते हैं। अब मैं आपको ना कुछ फैलेसी बताती हूँ कुछ। बिल्कुल मोहम्मद। अब एक आता है आर्ग्यूमेंट, एक हमारा जो बहस, आर्ग्यूमेंट एज इग्नो, एक मिनट रुको, इग्नोरेंटियन। इनके कीवर्ड्स बताऊंगी मैं आपको, बस आपको कीवर्ड्स नोट करने हैं। एक सेकंड में हिंदी में भी देख लेती हूँ इसको। हम्म, रुको।
बोला एक सेकंड रुकना गाइस। एक सेकेंड रुक गाइस, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी। तो अब देखो, आर्ग्यूमेंट एड इग्नोरेंटियन, इसको एक बार हिंदी में, किसी के पास बुक है तो मेरे को हिंदी में इसका एग्जैक्ट नाम देख के बताना, इस फेलिसी का। आई थिंक अज्ञानता से तर्क है। अज्ञानता से तर्क है। ताकि किसी के पास बुक हो तो मेरे को एक बार जरूर देख के बताओ। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें आपको एक कीवर्ड यूज करना है, कीवर्ड देखना है, और वो कीवर्ड क्या है? लैक ऑफ एविडेंस। जहां पे कोई प्रूफ ना हो, प्रूफ की कमी हो। जैसे मैं कोई चीज बोलूं कि मैंने ये चीज की है, या मैं किसी पे ब्लेम करूं कि उसने मेरे साथ ये किया है, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो चीज सच में हुई भी है या नहीं है। तो जहां पे प्रूफ की कमी हो, सबूत की कमी हो, तो उसकी वजह से जो फैलेसी अराइज होती है, उसको बोला जाता है आर्ग्यूमेंट एड इग्नोरेंटियन। इसमें आपको बस ये लैक ऑफ एविडेंस याद रखना है। जहां पे भी आपको कोई भी एग्जांपल पढ़ के अगर ये लगे कि यहाँ पे जो प्रूफ नहीं है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पे ये वाली फैलेसी यूज होगी। क्लियर है सबको? रिपीट कर देती हूँ। जब, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैं बोलती हूँ दैट रिया एक सेकंड रुको। क्या नहीं समझ में आ रहा? दिस इज लैक ऑफ एविडेंस। यहाँ दोबारा लिख देती हूँ मैं, लैक ऑफ एविडेंस।
सबूत की कमी, जब किसी चीज का हमारे पास सबूत ना हो, जैसे मैं मान लू कल हमारे घर में चोरी हुई है, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि किसने की है चोरी, तो उसकी वजह से कोई भी मेरा साथ नहीं देगा, और उसकी वजह से जो मेरे को प्रॉब्लम फेस कर जाएगी, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा और ना मेरे को मेरा सामान मिला, तो वहां पे कौन सी फेलेसी है? बिल्कुल, जो हम कह रहे हैं उसको प्रूफ ना कर पाना, और उसकी वजह से जो फेलेसी राइज हो रही है, दैट इज आर्गुमेंट एड इग्नोरेंशियन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अज्ञानता से तर्क, लैक ऑफ एविडेंस। एक आता है ऐसे ही, एक और फेलेसी है हमारी, इंपॉर्टेंट है, आर्गुमेंट एड पोपुलम। आर्गुमेंट एड पोपुलम क्या है? ये है भेड़चाल। भेड़चाल बोली जाती है ना, जो कि कोई भी फेमस पर्सनैलिटी है, फेमस पर्सनैलिटी है, और उसको देख के अगर हम कोई चीज करें, उसको बोला जाता है आर्ग्यूमेंट एड पोपुलम। जैसे तेरे नाम जब मूवी आई, सलमान खान ने वो हेयर स्टाइल रखा था बीच की मांग वाला, आधे से ज्यादा जो यूथ है वो सेम हेयर स्टाइल करके बैठ गई। तो फेमस पर्सनैलिटी को भेड़ चाल चल रहे हैं। जैसे अगर कोई भी चीज किसी ने बोल दी, जैसे अभी अगर पॉपुलर, अभी एट प्रेजेंट की बात करूं, बिग बॉस में सबका फोकस था, उन्होंने टीआरपी मतलब मार्केटिंग ऐसी की थी, एलविश यादव हो रहा था, तो इस वजह से लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे, ये पॉपुलर है उसी को क्या कर दिया, वोट कर दिया, ये भी नहीं देखा कि भाई वो डिजर्विंग है या नहीं है, जो भी है। बट आधे लोगों ने सिर्फ भेड़ चाल चली वहां पे। तो दिस इज आर्ग्यूमेंट एड पॉपुलम। क्लियर है सबको? बिल्कुल। को कपड़े हो गए और भी बहुत सारी चीजें, लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो फेमस पर्सनालिटी, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनको देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं उन चीजों की तरफ, और उनको एक्सेप्ट भी करते हैं, अडॉप्ट भी करते हैं, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर देम एंड फॉर सोसाइटी ऑल्सो। एक दूसरे को देखकर नहीं कर रहे रेखा, सिर्फ फेमस पर्सनैलिटी को देख के कर रहे हैं, पॉपुलर लोगों को देख के कर रहे हैं, भेड़ चाल में चल रहे हैं। इसको हम स्कूल से भी जोड़ सकते हैं। मॉनिटर ने जो कह दिया, उसकी जो भी चमचे होते हैं सारे हाथ में हाँ मिला देते हैं। ओके पूनम, ऐसे ऑलमोस्ट क्लास हो चुकी है। अब गाइस किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग, तो वो शेयर कर सकता है। थैंक यू प्रियंका। थैंक यू अंकिता। यस, बिल्कुल रविंद्र, मोस्ट वेलकम गाइस। कल का शेड्यूल जरूर देख लेना।
ऑलमोस्ट 10-11 फैलेसीज की है हमने दीक्षा। बाकी की जो कुछ फैलेसीज हैं वो मैं क्वेश्चंस के साथ आपको क्लियर कराऊंगी, जो क्वेश्चन के साथ ही आपकी एग्जैक्टली क्लियर होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड गाइस, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अपना फीडबैक जरूर शेयर करना कि क्लासेस हैं वो आपको कैसी लग रही हैं और कैसे आपका। मोस्ट वेलकम। थैंक यू पूजा। थैंक यू सुनील प्रभा। थैंक यू मुनिया। थैंक यू अंकित। थैंक यू अंजलि। Thank you, Rajgor, Mohammed, and Pooja Singh. You also take care, guys. Yes, guys, you can go.